अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ सुमत तालिब और आज हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंट्रल्स पढ़ेंगे। ऑलरेडी एक क्यूसी टेस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, दैट वाज स्टेरिलिटी टेस्ट। आज के लेक्चर में हम मज़ीद देखेंगे कि कौन कौन से क्यूसी टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं पेरेंट्रल्स पर। सबसे पहले हमारे पास लीकर टेस्ट। MPUs intend to provide hermetically sealed container for a single dose of a product। अच्छा, लीकर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं MPUs पे, और MPUs बेसिकली hermetically sealed होते हैं, completely tied होते हैं, tightly closed होते हैं। दैट मीन्स एयर पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं जा सकता आफ्टर इट्स क्लोजर। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करने के लिए लीकर टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि कहीं कोई ओपनिंग, कोई होल वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है हमारे MPU के अंदर। ऑफकोर्स अगर होल होगा तो उसमें बाद में ड्यूरिंग स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन लीकेज हो सकती है। तो उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि हमारे कंटेनर में कोई भी क्लोज ओपनिंग नहीं है, हम लीकर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लीकर टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट इनकम्प्लीटली सील्ड एम्प्यूल्स। ठीक है, अगर हमारे एम्प्यूल्स कम्प्लीटली सील्ड नहीं होंगे तो ऑफकोर्स उसमें लीकेज हो सकती है। तो इस चीज़ को हम डिटेक्ट करेंगे थ्रू लीकर टेस्ट। Leakers are detected by producing a negative pressure within an incompletely sealed ampule, usually in a vacuum chamber. While this ampule is entirely submerged in a deeply colored dye solution that is usually 0.5 to 1% methylene blue। अच्छा, होता क्या है कि हम लीकर्स टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपने एम्प्यूल के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं। ठीक है, जो एम्प्यूल होगा उसके अंदर हम नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेंगे। उसके बाद उस एम्प्यूल को हम वैक्यूम चैम्बर के अंदर डाल देंगे, और उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है हमारे पास मिथाइलिन ब्लू डाई सोल्यूशन होता है, और विच इज़ 0.5 to 1%। ठीक है, 0.5 to 1% मिथाइलिन ब्लू डाई सोल्यूशन होगा हमारे वैक्यूम चैम्बर के अंदर, और उस चैम्बर के अंदर हम अपने एम्प्यूल को प्लेस कर देंगे जिसके अंदर नेगेटिव प्रेशर है। ठीक है, तो वैक्यूम का जो चैम्बर में जो प्रेशर होगा ऑफ कोर्स वो प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो हमारा एम्प्यूल के अंदर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो वैक्यूम के अंदर डाई है, मिथाइलिन ब्लू डाई, वो क्या करेगा, वो एम्प्यूल के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है, अगर इनकम्प्लीटली सील्ड है हमारा एम्प्यूल, तो उस ओपनिंग से जहाँ पे भी कोई ओपनिंग होगी सील्ड कम्प्लीटली नहीं हुआ, तो वहाँ से मिथाइलिन डाई सोल्यूशन जो है ना, मिथाइलिन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, मिथाइलिन डाई, तो वो ब्लू कलर्ड सोल्यूशन जो है वो हमारे एम्प्यूल के अंदर चला जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, क्योंकि हमारे एम्प्यूल के अंदर नेगेटिव प्रेशर है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब वो उसके अंदर चला जाएगा तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकेंगे कि इसके अंदर, हमारे एम्प्यूल के अंदर कोई ना कोई ओपनिंग थी जिसकी वजह से इसके अंदर डाई गया है। अगर ओपनिंग नहीं होगी तो हमारे एम्प्यूल के अंदर डाई सोल्यूशन नहीं जाएगा। ठीक है, इट इज़ विजिबल आफ्टर वॉशिंग द एम्प्यूल फ्रॉम डाई। अच्छा, डाई हमें किस तरह से नज़र आएगा, जब हम इसको जो है ना डाई सोल्यूशन में से निकाल के, वैक्यूम चैम्बर में से निकाल के एम्प्यूल्स को उसको वॉश करेंगे, तो बाहर से रिंस करेंगे, तो जो वॉशिंग के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे एम्प्यूल के अंदर डाई गया था या नहीं। ठीक है, ऑफ कोर्स वैक्यूम चैम्बर के अंदर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि चैम्बर में ऑलरेडी डाई सोल्यूशन है, तो फिर वॉशिंग के बाद ही पता चल सकता है। और कितने टाइम तक हमने रखना है, ऑलमोस्ट आपने 15 to 30 मिनट्स तक उसको चेक करना है। और आपके जो वैक्यूम का प्रेशर होगा वो होगा 27 इंचेस ऑफ मर्करी या इससे ज़्यादा। ठीक है, आउटर जो प्रेशर है एम्प्यूल के इन्वायरमेंट में वो 27 इंचेस ऑफ मर्करी होगा। एम्प्यूल के अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा। ओनली अ टाइनी ड्रॉप ऑफ डाई में पेनिट्रेट अ वेरी स्मॉल ओपनिंग। ठीक है, अगर बहुत स्मॉल ओपनिंग है तो उसमें से भी टाइनी ड्रॉप इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमारे एम्प्यूल्स में कोई लीकेज पॉसिबल हो सकती है इन फ्यूचर, अगर उसमें कोई ओपनिंग है या नहीं। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमने अभी पढ़ा था लीकर टेस्ट, उसमें ये था कि हमने आउटर इन्वायरमेंट में प्रेशर जनरेट किया हुआ 27 mm ऑफ मर्करी या उससे ज़्यादा। तो इस प्रेशर को वाइल्स के जो रबर होते हैं, रबर क्लोजर होता है, तो वो क्लोजर जो है ना वो इस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर सकते। तो फिर हम वाइल्स पे या ऐसी बॉटल जिनमें रबर क्लोजर है उन पे ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते लीकर टेस्ट। ठीक है, उनके लिए फिर एक और टेस्ट है विच इज़ कॉल्ड एज सीलिंग एफिकेसी टेस्ट। ठीक है, या बबल टेस्ट।
Vials and bottles are not subjected to such tests because rubber closure is not rigid. ठीक है, रबर क्लोजर रिजिड नहीं होता, वो उस प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हम सीलिंग एफिकेसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं वायल्स के ऊपर. होता क्या है कि into few vials air is injected through syringe and these vials are submerged in water. अच्छा, हम क्या करेंगे कि वायल्स के अंदर जो है ना एयर को इंजेक्ट कर देंगे थ्रू सिरिंज. उसके बाद ये जिन वायल्स के अंदर एयर होगी उनको आप सबमर्ज कर दोगे वाटर के अंदर. अब अगर ऐसी चीज़ जिसके अंदर एयर होगी उसको जो आप पानी में डालोगे तो ऑफ कोर्स जब एयर उसमें से निकलेगी तो वो बबल्स प्रोड्यूस करेगी वाटर के अंदर. तो इसी प्रिंसिपल के थ्रू इनकम्प्लीटली सील्ड वायल्स विल इजेक्ट एयर इनटू द वाटर इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. अच्छा, अगर हमारी वायल्स जो है वो कम्प्लीटली सील्ड नहीं है, उसमें कहीं ना कोई ओपनिंग रह गई है, तो क्या होगा कि उस ओपनिंग के थ्रू जो हमारी एयर हमने इंजेक्ट की थी वो इजेक्ट आउट हो जाएगी इनटू द वाटर. ठीक है, जब वो इजेक्ट होगी वाटर में तो वो बबल्स प्रोड्यूस करेगी. तो इस बबल्स के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारी सीलिंग प्रॉपर नहीं हुई थी वायल्स की, इस वजह से इसमें बबल्स प्रोड्यूस हुए. सो दिस इज कॉल्ड एज सीलिंग एफिकेसी टेस्ट. ठीक है, इट इज़ एन ऑल्टरनेट फॉर वायल्स, क्योंकि ऑल्टरनेट फॉर लीकर टेस्ट, क्योंकि हम एम्पूल्स में लीकर परफॉर्म कर रहे हैं और वायल्स में हम लीकर टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसका ऑल्टरनेट सीलिंग एफिकेसी है. नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास क्लैरिटी टेस्ट. क्लैरिटी टेस्ट जैसे कि इसके नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि हम इसमें ये चीज़ चेक करेंगे कि हमारा जो पेरेंटल प्रोडक्ट है वो क्लियर है या नहीं है, उसके अंदर क्लैरिटी कितनी है, उसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट तो नहीं है, अगर है तो हमारी लिमिट्स के अंदर है या नहीं है, पार्टिकल काउंट कितना है. अगर हम विजुअल देख रहे हैं तो विजुअल तो ऑफ कोर्स हम कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अलाउड नहीं करेंगे पेरेंटल प्रोडक्ट्स में, लेकिन अगर हम कोई माइक्रोस्कोपी वगैरह कर रहे हैं और हम पार्टिकल काउंट चेक कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पार्टिकल काउंट कितना होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के अंदर, साइज़ क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होने चाहिए. तो इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्लैरिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं. Particulate matter is defined as unwanted mobile insoluble matter other than gas or air bubbles present in the product. अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर जो अनवांटेड होता है, मोबाइल होता है, फ्री मूविंग होता है, फ्रीली मूव करता है, इनसॉल्युबल होता है, लेकिन गैस या एयर बबल पार्टिकल्स के अलावा, एयर बबल्स तो ऑफ कोर्स शेकिंग की वजह से भी आ सकते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी फॉरेन पार्टिकल इनसॉल्युबल है, अनवांटेड, ये सारे हमारे जो है ना पार्टिकुलेट मैटर में आ जाते हैं. ठीक है, इस चीज़ को हम चेक करते हैं थ्रू क्लैरिटी टेस्ट. इफ द पार्टिकल साइज ऑफ द फॉरेन मैटर इज लार्जर देन द साइज ऑफ आरबीसी इट कैन ब्लॉक द ब्लड वेसल. अच्छा, हम क्लैरिटी टेस्ट क्यों कर रहे हैं, हम पार्टिकल साइज क्यों काउंट करें. पार्टिकल साइज काउंट करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जब हम पेरेंट्रल्स को ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में जब हम इंजेक्ट करेंगे तो ऑफकोर्स ब्लड में आरबीसीज भी होंगी, और अगर हमारे फॉरेन पार्टिकल का साइज आरबीसी के साइज से बड़ा हुआ तो इट कैन ब्लॉक द ब्लड वेसल. तो ब्लड वेसल की ब्लॉकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो पार्टिकल साइज होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर वो विद इन द गिवन रेंज होना चाहिए. ठीक है, क्लैरिटी टेस्ट परफॉर्म करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, सब्जेक्टिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड. सब्जेक्टिव मेथड में हम विजुअली इसको इंस्पेक्ट करते हैं विथ नेकेड आई कि उसके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना हो. ठीक है, कोई भी, मतलब इवन वन पार्टिकल इज नॉट अलाउड. क्वांटिटेटिव मेथड में क्या होता है कि हम क्वांटिटी मेजर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड साइज ऑफ दोज पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल काउंट मेथड से हमारे पास लाइट ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज की प्रिंसिपल की बेसिस पे, जिसको हम हाई कहते हैं. ठीक है, लाइट ऑब्स्ट्रक्शन, लाइट को, हाई इंटेंसिटी लाइट को पास कराया जाएगा अपने सैंपल में से, इससे हमें पता चल जाएगा पार्टिकल साइज क्या है. ठीक है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं हाई एक्यूरेसी काउंटर. ठीक है, हाई एक्यूरेसी काउंटिंग मेथड है और इसमें इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो हाई मीन्स हाई एक्यूरेसी. ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में हमारे पास आ जाते हैं कोल्टर काउंटर. कोल्टर काउंटर में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है. बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हम अपने सैंपल डाल देते हैं. सैंपल एक कंपार्टमेंट से जब दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करेगा थ्रू एन ऑरिफिस तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी. इस रेजिस्टेंस से हमें पार्टिकल साइज पता चल जाएगा. थर्ड मेथड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक काउंट मेथड. माइक्रोस्कोपिक में ऑफकोर्स हम जो है ना माइक्रोस्कोप के थ्रू काउंट करते हैं पार्टिकल साइज. ठीक है, एडिशनल इसमें इल्यूमिनेंस की जाती है, हमारे पास एडजस्टमेंट की जाती है, मैग्नीफिकेशन इन्हांस की जाती है ताकि विजिबल हो सके पार्टिकल्स और उनकी काउंटिंग ईजिली हो सके.
ठीक है, तो ये तो जनरल था। अब हम इन सारे मेथड्स को वन बाय वन पढ़ेंगे इन डिटेल। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्टिव मेथड है जिसमें विजुअल इंस्पेक्शन है। सिंपल मेथड होता है ऑल कंटेनर्स आर ऑब्जर्व, ठीक है, इसमें जितने भी हमारे बैच के अंदर कंटेनर्स होंगे उन सबको हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑपरेटर्स में क्या होता है कि अ वाइट एंड ब्लैक मैट पैनल हेल्ड वर्टिकली, हमारे पास एक बैकग्राउंड में वाइट और ब्लैक पैनल होगा जो कि वर्टिकली प्लेस्ड होगा। एडजस्टेबल लैंप होल्डर विथ शेडेड वाइट लाइट सोर्स एंड विथ अ लाइट डिफ्यूजर, हमारे पास लैंप होल्डर होगा जिसमें शेडेड वाइट लाइट सोर्स होगी और लाइट डिफ्यूजर होगा। अब हम ऑपरेटर्स को पहले देख लेते हैं। दिस इज मतलब मेन जो हमारे पास इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, आप इंडस्ट्री के अंदर किसी भी प्लेस पे कोई कॉर्नर बना लें जहाँ पे एक इस तरह से आप उसको जो है ना शो करेंगे। एक साइड पे आपके पास ब्लैक पैनल होगा, एक साइड पे आपके पास वाइट पैनल होगा। दोनों नॉन ग्लेयर होने चाहिए, मैट होने चाहिए, शाइनी नहीं होने चाहिए ताकि इजीली हम पार्टिकल्स को देख सकें, ठीक है। अब ब्लैक और वाइट पैनल होगा सामने। इन ये क्यों हमने ब्लैक और वाइट देखे हैं, ताकि अगर हमारे पास वाइट पार्टिकल है तो वो ब्लैक बैकग्राउंड में नजर आए, और अगर ब्लैक पार्टिकल है तो वो वाइट बैकग्राउंड में नजर आए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऊपर एडजस्टेबल लैंप होल्डर होगा, नीचे नॉन ग्लेयर वाइट पैनल होगा। सिंपली हम अपने एमप्यूज या वायर्स जिसको भी हमने टेस्ट करना है उसको इसके सामने लेकर आते हैं, ब्लैक पैनल के भी और वाइट पैनल के लिए के सामने भी, वन बाय वन। सपोज हमने सबसे पहले ब्लैक पैनल के सामने यहाँ पे इसको प्लेस करना है, उसको वर्टिकली और उसको इन्वर्ट करके चेक करना है कि उसके अंदर कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट ना हो। अगर वाइट पार्टिकल होगा तो यहाँ पे नजर आ जाएगा। फिर हम दूसरे पैनल की तरफ जाएंगे वाइट वाले पैनल में, फिर दोबारा से अपने उसी प्रोडक्ट को चेक करेंगे, उसमें अगेन अगर कोई ब्लैक पार्टिकल होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम विजुअली नेकेड आई से इजीली चेक कर सकते हैं। और इसकी लिमिट यही है कि कोई एक भी पार्टिकल अलाउड नहीं है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। The intensity of the illumination at the viewing point is maintained between 2000 lux and 3750 lux for clear glass ampules। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब हमने उसको कितना इल्यूमिनेट करना है ताकि हमें वो इजीली नज़र आ सके पार्टिकल, वो है 2000 लक्स टू 3750 लक्स फॉर ग्लास एम्प्यूल्स, क्लियर ग्लास एम्प्यूल्स। अगर कलर्ड ग्लास हैं तो उनके लिए हम इससे भी ज़्यादा वैल्यूज यूज़ करेंगे, ठीक है। लक्स इज बेसिकली लाइट यूनिट, इल्यूमिनेंस यूनिट है, ठीक है, कितना ज़्यादा उसको इल्यूमिनेट किया जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव में हमारे पास हाई है, कोल्टर काउंटर और माइक्रोस्कोपी है। सबसे पहले हाई एक पार्टिकल काउंटर को हम देखेंगे। हाई एक मीन्स हाई एक्यूरेसी। सो दिस हाई एक्यूरेसी पार्टिकल काउंटर is based on the principle of light blockage, which allows an automatic determination of the size of the particles and the number of particles according to the size। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम लाइट ब्लॉकेज के प्रिंसिपल पे पार्टिकल साइज को काउंट करते हैं। हम अपने सैंपल को प्लेस कर देंगे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। इंस्ट्रूमेंट में जब वो जाएगा, हाई इंटेंसिटी लाइट उसमें से जब पास होगी तो फिर इट रिजल्ट्स इन द ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज, ठीक है। पार्टिकल का साइज क्या है हमें पता चल जाएगा, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमें ये भी पता चल जाएगा। जनरल प्रिकॉशंस क्या होती हैं, इट इज़ कैरिड आउट इन लेमिनार फ्लो हुड। हमने लेमिनार फ्लो हुड कैबिनेट के अंदर इसको कैरिड आउट करना है, परफॉर्म करना है। क्योंकि हमने ये चीज़ भी मेंटेन करनी है कि हमारे इन्वायरमेंट जो हो वो भी माइक्रो फ्री होना चाहिए, स्टीराइल होना चाहिए, और केयरफुली परफॉर्म करने हैं। वेरी केयरफुली वॉश द ग्लास वेयर एंड फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट यूज। आपने ग्लास वेयर और फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट जो यूज़ करना है उसको आपने वॉश करना है डिटर्जेंट के साथ विद अ वार्म डिटर्जेंट सोल्यूशन एंड रिंस विद अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ डिटर्जेंट। उसके बाद आपने उसको अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ वॉश करना है ताकि अगर कोई डिटर्जेंट की ट्रेसेस या पार्टिकल्स उस पर प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाए। Immediately before use, rinse the equipment from top to bottom। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज़ करने से पहले आपने इक्विपमेंट को वॉश करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड विथ पार्टिकल फ्री वाटर, ठीक है। उसके यूज़ करने से पहले इक्विपमेंट को जो आप वॉश कर रहे हो तो वो जो आपने वाटर यूज़ करना है वो पार्टिकल फ्री होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वॉशिंग के दौरान जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से कोई पार्टिकल हमारे रिजल्ट के साथ इंटरफेयर कर जाए, ठीक है। तो इस वजह से हमने पार्टिकल फ्री वाटर यूज़ करना है। टेक केयर नॉट टू इंट्रोड्यूस एयर बबल्स इनटू द प्रिपरेशन टू बी एग्जामिन।
आपने कोशिश करनी है कि हमारा जो सैंपल है ना उसके अंदर कोई भी एयर बबल्स ना आए, especially when fractions of the preparation are being transferred into the container in which the determination is to be carried out. अच्छा, जब हम अपने सैंपल को, हमारा जो प्रिपरेशन पेरेंटल प्रोडक्ट है उसको जो हम कंटेनर में ट्रांसफ़र करते हैं, जिस कंटेनर के थ्रू हमने चेक करना है कि हमारे पार्टी का साइज़ क्या है, ठीक है, सैंपल होल्डर जो होता, उस सैंपल होल्डर में जब हम सैंपल कंटेनर के अंदर जब हम अपना सैंपल डालेंगे तो आपने स्लोली उसको डालना है, इस तरह से रश नहीं करना कि पार्टिकल्स उसमें एयर बबल्स आ जाए, ठीक है। तो एयर बबल्स से प्रिवेंट करना है अपने सैंपल को, अदरवाइज हमारे रिजल्ट्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। दिस इज़ हाई एक पार्टिकल काउंटर। इसमें क्या होता है कि हम इस वाले होल्डर को ऊपर करते हैं, ठीक है, जिसमें रॉड लगी हुई है, इसको ऊपर करेंगे। नीचे हमारे पास यहाँ पे बीकर प्लेस हुआ है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे बॉटल होती है। इस कंटेनर के अंदर हमने अपना सैंपल डाल देना है, ठीक है। स्लोली आपने इसके अंदर सैंपल डाला, फिर इस रॉड को आपने नीचे करके लाना है और इसके अंदर अपने सैंपल के अंदर डिप करवा देना और इंस्ट्रूमेंट को ऑन करवा देना। सिंपली आप इंस्ट्रूमेंट रन करवाओगे, आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा कि पार्टिकल साइज क्या है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है। प्रोसीजर क्या है? मिक्स द कंटेंट ऑफ द सैंपल बाय स्लोली इन्वर्टिंग द कंटेनर 20 टाइम्स सक्सेसफुली। अच्छा, आपने कंटेंट को मिक्स करना है, जो हमारे सैंपल का कंटेंट है, और इसको 20 टाइम जो है ना इन्वर्ट करना है, ठीक है। शेकिंग, आप रिग्रेस शेकिंग नहीं करनी, ठीक है, रिग्रेस शेकिंग से अवॉइड करने है, आपने स्लोली उसको इन्वर्ट करना है, ठीक है। इन्वर्ट करना है 20 टाइम्स तक, ताकि मिक्सिंग ये हो जाए और हमारे एयर बबल्स भी जनरेट ना हो। इफ़ नेसेसरी कॉशियसली रिमूव द सीलिंग क्लोजर, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप सीलिंग क्लोजर भी रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग मिक्सिंग। क्लीन द आउटर सर्फेस ऑफ द कंटेनर ओपनिंग यूजिंग अ जेट ऑफ पार्टिकल फ्री वाटर एंड रिमूव द क्लोजर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके आउटर सरफेस को वॉश करना है, कंटेनर की अच्छी तरह से वॉश करना है विद अ जेट ऑफ पार्टिकल फ्री वाटर, ठीक है। उसके बाद आपने क्लोजर को रिमूव करना है। अवॉइड एनी कंटेमिनेशन ऑफ द कंटेंट। जब आप क्लोजर को रिमूव कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो आपके प्रोडक्ट के अंदर। Eliminate gas bubbles by appropriate measures such as allowing to stand for 2 minutes or sonicating. अच्छा, आपने गैस बबल्स को एलिमिनेट करना है। ऑफ कोर्स हम कोशिश तो करेंगे पूरे प्रोसीजर में कहीं भी गैस बबल्स ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वर्ट करते हुए कोई ना कोई गैस बबल्स आ सकते हैं। तो उन बबल्स को रिमूव करने के लिए आपने अपने सैंपल को 2 मिनट के लिए स्टैंड कर देना है, किसी भी फ्लैट सरफेस पे छोड़ देना, ताकि एयर बबल्स हैं तो वो ख़त्म हो जाए। या फिर उसको अपने सैंपल को सोनिकेट करना है, ठीक है। सोनिकेट किस तरह से करते हैं? सोनिकेटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने सैंपल को प्लेस करेंगे। सोनिकेटर में क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू एयर बबल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है सोनिकेटर में और अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जब पास करती हैं सैंपल से तो एयर बबल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें जब सोनिकेट वगैरह सब कुछ कर लिया, अपने सैंपल आपने इंस्ट्रूमेंट में प्लेस कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब हमने सैंपल कितना लेना है, ठीक है। आपने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, जो भी क्यूसी टेस्ट परफॉर्म करना होता है, आपने ये बात अपने जहन में ज़रूर बिठानी है कि आपने सैंपल ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। कहीं पे लिखना है तो आपने सैंपल मेंशन करना है। लैब में प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है तो यू शुड नो कि हमने कितना सैंपल लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट वेरिएशन टैबलेट्स में टेस्ट में हमने 20 टैबलेट्स ली थी, तो इस तरह हाई एक प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स है तो वो सिंगल यूनिट आर टेस्टेड, ठीक है। अगर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स है तो आपने एक ही यूनिट पे टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स है, ऐसे पेरेंट्रल्स जिनका टोटल वॉल्यूम लेस देन 25 ml है, ठीक है, 25 ml से कम वाले, जैसे एम्प्यूज और ये वायल्स वगैरह 5 ml 1 ml 2 ml इस तरह भी आते हैं ना, तो ये बहुत थोड़ा वॉल्यूम हो जाता है। तो इसमें हमने क्या करना है, क्या कंटेंट्स ऑफ द 10 और मोर यूनिट इज कंबाइंड इन अ क्लीन कंटेनर टू ऑब्टेन अ वॉल्यूम ऑफ नॉट लेस देन 25 ml, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना है, 10 या 10 से ज़्यादा यूनिट्स के कंटेंट को कंबाइन करना है और क्लीन कंटेनर में डाल के उस पर टेस्ट परफॉर्म करना है।
ठीक है, नॉट लेस देन 25 ml। अगर हमारे कंटेंट का 10 कंटेनर हमने लिए हैं और उनका कंटेंट 25 ml से कम बन रहा है तो आपने उससे ज़्यादा कंटेंट लेना है, ठीक है, उससे ज़्यादा कंटेनर पे टेस्ट परफॉर्म करना है। 25 ml से कम वाले पे टेस्ट परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल्टर काउंटर। कोल्टर काउंटर में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बेस पे हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। Sample solution is added to an electrolyte solution which is drawn through a small orifice. As particle passes through the orifice, it displays its own volume of electrolyte. Particles are detected by increase in electrical resistance. Voltage pulses are proportional to the particle size. अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग कैसे होती है। अब मुझे इंस्ट्रूमेंट को देखें। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, दोनों कंपार्टमेंट के बीच में एक स्लिट होती है और स्लिट में एक ऑरिफिस होता है, एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है। अब हमने एक कंपार्टमेंट में अपना सैंपल प्लेस कर दिया है। इस ऑलरेडी चैम्बर में ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट वाले चैम्बर में हमने अपना पेरेंटल प्रोडक्ट जिस पे हमने ये टेस्टिंग परफॉर्म करनी है वो वाला सैंपल इसमें प्लेस कर दिया है, ठीक है। जब हमने इसमें यहाँ पे अपना सैंपल प्लेस किया है तो सैंपल जब हमारा इस ऑरिफिस से मूव करेगा, ठीक है, जब यहाँ से मूव करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे वोल्टमीटर में हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो होगी, ठीक है। जब सैंपल यहाँ से मूव करेगा इलेक्ट्रोलाइट के वॉल्यूम को वो डिस्प्लेस करेगा और इलेक्ट्रोलाइट के वॉल्यूम को जब डिस्प्लेस करेगा तो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। उस रेजिस्टेंस की बेस में हमें पता चलेगा, सबसे पहले तो डिटेक्शन होगी कि पार्टिकल साइज जो है ना इसमें प्रेजेंट है, पार्टिकल साइज की डिटेक्शन होगी। उसके बाद हमें पता चलेगा ये साइज कितना है, ठीक है। जितना बड़ा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो होती है, ठीक है। हाँ, वैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया था कि कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स हम अनस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए भी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे सस्पेंशन इमल्जन्स वगैरह में अनस्टेबिलिटी आ जाती है तो पार्टिकल साइज इंक्रीज कर जाते हैं, तो वो उसमें भी ये था कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है तो उससे भी पता चल जाता है। और यहाँ पे भी हम पार्टिकल साइज इसी तरह ही मेजर करेंगे। जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आएगी, पार्टिकल साइज में से मूव करेगा तो फिर हमें जो है ना साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पे पता चल जाएगा कि हमारा पार्टिकल साइज क्या है, ठीक है। वोल्टेज पल्सेस, और जितनी ज़्यादा वोल्टेज की पल्सेस होंगी, पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज पल्सेस जनरेट होंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास कोल्टर काउंटर ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक मेथड। The microscope is equipped with an ocular micrometer calibrated with an objective micrometer. हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होगा, वो इक्विप्ड होगा ऑकुलर माइक्रोमीटर और ऑब्जेक्टिव माइक्रोमीटर के साथ। अब मैकेनिकल स्टेज होगी जिसपे हमने अपने सैंपल को होल्ड करना है। 2 सुटेबल इल्यूमिनेटर्स होंगे ताकि एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड की जाए, अच्छी तरह से विजिबल हो सके हमारा सैंपल और हम इजीली पार्टिकल्स को काउंट कर सकें। इसके अलावा जो हमने मैग्नीफिकेशन को एडजस्ट करना है वो होगी 100 + -10 मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इन हमारे जो वैल्यूज एंड लिमिट्स हैं, हमारी कंडीशंस हैं, इनको मेंटेन करते हुए, इनको फॉलो करते हुए हमने अपना माइक्रोस्कोपिक टेस्ट परफॉर्म करना है और फिर हमने पार्टिकल साइज को काउंट करना है और इसको वेरीफाई करना है कि वो वही लिमिट्स होनी चाहिए जो कि हमारे फार्माकोपिया में गिवन है, ठीक है। अच्छा, लिमिट्स की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की लिमिट्स वेरी करती हैं, एक जैसे लिमिट्स नहीं है दोनों की डिफरेंट है। इवन दोनों फार्माकोपियाज के मुताबिक हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लाइक ब्रिटिश फार्माकोपिया में यहाँ पे लिखा मेंशन है कि हम स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शंस में विजुअल मेथड यूज़ करते हैं, जबकि लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस के लिए हम कोल्टर काउंटर और हाईएक यूज़ करते हैं। जबकि यूएसपी में ऐसा नहीं है, यूएसपी में हम कोल्टर काउंटर हाईएक और माइक्रोस्कोपिक मेथड यूज़ करते हैं, और ये दोनों मेथड हम स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शंस के लिए भी और लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बीपी की लिमिट से। फॉर स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शंस हम विजुअल कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं, जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव मेथड पढ़ाया था जिसमें हमारा ब्लैक और वाइट बैकग्राउंड था, ठीक है। इसमें हमारे पास लिमिट्स क्या है कि प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकल्स, दैट मीन्स कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक भी पार्टिकल्स अलाउड नहीं है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम विजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस की तरफ आ जाए
तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक कोल्टर काउंटर है, दूसरा लाइट ऑब्स्ट्रक्शन विच इज हाई एग काउंटर। कोल्टर काउंटर की लिमिट्स हैं कि अगर हमारा पार्टिकल साइज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 2 माइक्रोमीटर है, ऐसे पार्टिकल्स हमारे सैंपल के अंदर, ऐसे पार्टिकल्स जो कि 2 माइक्रोमीटर है या इससे बड़े हैं, उनके लिए मैक्सिमम लिमिट हमारे पास है 1000 पार्टिकल्स पर ml आर अलाउड। दैट डजंट मीन कि इतने होने चाहिए, इट मीन्स कि इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, इससे कम अलाउड है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर है, उनके लिए मैक्सिमम 100 पार्टिकल्स पर ml अलाउड है। दूसरी तरफ हाई एग काउंटर्स में कितना है कि अगर पार्टिकल साइज इज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 2 माइक्रोमीटर तो मैक्सिमम लिमिट है 500 पार्टिकल्स पर ml, और अगर हमारे पास पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 माइक्रोमीटर है तो मैक्सिमम लिमिट इज 80 पार्टिकल्स पर ml। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हमारा सेंसिटिव होता जाता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो हम पार्टिकल्स के काउंट को कम करवा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोल्टर काउंटर में हमारे पास 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा वाले पार्टिकल 1000 पार्टिकल्स अलाउड हैं पर ml, जबकि हाई एग में हमारे पास सिर्फ 500 पार्टिकल्स अलाउड हैं पर ml। दैट मीन्स हाई एग इज मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट देन कोल्टर काउंटर। ठीक है, यूएसपी की लिमिट्स को अगर देखा जाए तो यूएसपी के मुताबिक हमने दो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और हाई एग। फर्स्ट वाला जो टेबल है वो हाई एग के लिए है, लाइट ऑब्स्ट्रक्शन, टेस्ट पार्टिकल काउंट। इसमें स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शन और लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन दोनों के लिए वैल्यूज है। सबसे पहले हम स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शन की बात करेंगे। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है, उनके लिए लिमिट है 6000 पार्टिकल्स अलाउड है पर कंटेनर। ठीक है, 6000 पर ml नहीं है, ये है 6000 पर कंटेनर। सिंगल वॉल्यूम इंजेक्शंस में हम कंटेनर की बात करेंगे यूएसपी के अंदर, और लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस के लिए हम ml की बात करेंगे। ठीक है, यूएसपी में जब भी आपने स्मॉल वॉल्यूम और लार्ज वॉल्यूम को आपने मेंशन करना है लिमिट, तो आप इसी तरह करेंगे। स्मॉल वॉल्यूम में आप कंटेनर की बात करेंगे और लार्ज वॉल्यूम में ml की बात करेंगे, पर ml। सो स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शन में ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 10 माइक्रोमीटर वाले 6000 पार्टिकल्स पर कंटेनर अलाउड है, और अगर पार्टिकल साइज इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 25 माइक्रोमीटर तो 600 पार्टिकल्स पर कंटेनर अलाउड है। लार्ज वॉल्यूम पर इंजेक्शन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास पार्टिकल साइज अगर इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर है तो 25 पार्टिकल्स पर ml अलाउड है। ठीक है, और अगर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 25 माइक्रोमीटर है तो 3 पार्टिकल्स पर ml अलाउड है। ठीक है, नॉट मोर देन दिस। माइक्रोस्कोपिक मेथड पार्टिकल काउंट में क्या है कि माइक्रोस्कोपी में अगर हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शन है तो स्मॉल वॉल्यूम इंजेक्शन और साइज इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर वाले हैं तो 3000 पार्टिकल्स पर कंटेनर अलाउड है, और अगर 20 पार्टिकल साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 माइक्रोमीटर है तो 300 पार्टिकल्स पर कंटेनर अलाउड है। लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर वाले जो है वो उनका लिमिट ये है कि 12 पार्टिकल्स अलाउड हैं पर ml। ठीक है, ओनली 12 पार्टिकल, नॉट मोर देन दिस। और अगर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25 माइक्रोमीटर है तो सिर्फ 2 पार्टिकल्स अलाउड हैं पर ml। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि हाई एग से ज़्यादा हमारे पास जो स्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं वो है माइक्रोस्कोपिक की। ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे थे कि हमारे पास 25 पार्टिकल्स अलाउड थे लार्ज वॉल्यूम में, और इस वाले साइज के लिए 10 और इससे ज़्यादा वाले माइक्रोमीटर वाले साइज में 25 पार्टिकल्स अलाउड थे, लेकिन नीचे हमारे पास माइक्रोस्कोपी में सिर्फ 12 पार्टिकल्स अलाउड हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक मेथड है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आपने उसको जब काउंट करते हो तो बहुत सेंसिटिव वे में और एक्यूरेट वे में काउंट करते हो, तो जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी वैल्यूज उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जाएंगी।